यस, सो कंपनी अकाउंट्स में 3 नए यूनिट्स ऐड किए हैं। यूनिट 4 अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू एंड राइट इशू। तो इसके नाम पहले सुने हैं कभी? बोनस इशू सुना होगा ना। बोनस इशू मतलब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको फ्री में मिलता है, फ्री में और शेयर्स मिलेंगे। एंड वो कौन डिसाइड करता है पता है क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके। एंड रेशोज होते हैं उसके 1:1। मतलब अगर किसी के पास 10 शेयर्स ऑलरेडी है तो उसको और 10 शेयर्स मिलेंगे फ्री में, दैट इज बोनस शेयर्स। ओके, सो वो रेशो भी कौन अनाउंस करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये हुआ राइट इशू, सॉरी ये हुआ बोनस इशू। एंड राइट इशू मतलब क्या? राइट मतलब राइट लेफ्ट उजवाड़ा वाला नहीं, राइट मतलब अधिकार, हक वाला राइट। ओके, यहाँ पर मीनिंग वो है। सो राइट मतलब अधिकार। सो फॉर एग्जाम्पल टाटा कंपनी, TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, TCS कंपनी के आपके पास शेयर्स है तो आप शेयर होल्डर हो, तो आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो। इसलिए टाटा कंपनी, TCS कंपनी क्या करती है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक राइट देती है, अधिकार देती है कि अभी हम नए और इशू कर रहे हैं शेयर्स, तो आपको मार्केट रेट XYZ 100 चल रहा है, बट आपको वो 60 में ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हो। एंड ये कंपल्सन है या सिर्फ राइट मिला है? राइट है। सो वो शेयर होल्डर के ऊपर है ना कि और लेना है या और परचेस नहीं करना है, बट राइट तो मिला हुआ है। ओके, सो ये होता है राइट इशू। बोनस इशू इज तो फ्री। ओके, तो उसने पूछने का सवाल ही नहीं है, कौन नहीं लेगा फ्री में, मेरा है तो दे दो। ओके, सवाल कहाँ पर है? राइट इशू के टाइम। सो अगर फॉर एग्जाम्पल रुदुजा शेयर होल्डर है, TCS कंपनी ने राइट इशू किया है मतलब, बट ऋतुजा को नहीं चाहिए और एडिशनल शेयर्स TCS के, बट उसके पास वो अधिकार है कि जो 100 रुपीज का शेयर उसको कितने में मिलने वाला है? 60 में। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी शेयर होल्डर है। एंड साइली TCS की शेयर होल्डर नहीं है, सो साइली के पास वो अधिकार नहीं है 60 में लेने का। बट इसके पास, ऋतुजा के पास जो अधिकार है, राइट है, वो राइट अधिकार ऋतुजा सेल कर सकती है साइली को। फिर साइली TCS कंपनी में अप्लाई कर सकती है टू परचेज दी शेयर एट ₹60। ओके, सो यहाँ पर ऋतुजा राइट शेयर्स नहीं सेल कर रही है, राइट सेल कर रही है। हाँ, मतलब विदाउट बीइंग अ शेयर होल्डर साइली कैन परचेज शेयर्स एट ₹60। वाई? बिकॉज शी हैज गॉट द राइट फ्रॉम ऋतुजा। सो वो राइट मिलने के लिए साइली ने कुछ तो पेमेंट किया है ऋतुजा को। ठीक है, सो ऐसे वो राइट भी क्या हो सकता है? सेल हो सकता है। एंड राइट शेयर सेल होना मतलब क्या? कि ऋतुजा ने राइट इशू को एक्सरसाइज किया कि यस आई विल परचेज 10 शेयर्स फॉर ₹60। सो 10 शेयर्स ऋतुजा को मिल गए फ्रॉम कंपनी। एंड बाद में 1 साल के बाद ऋतुजा ने राइट शेयर सेल किए एट ₹80, तो वो शेयर सेल किए। सो डिफरेंस समझ में आ गया ना? राइट शेयर सेल करना है, राइट सेल करना, एंड दोनों अलाउड है क्या? यस, दोनों अलाउड है। सो उसके रिलेटेड प्रोविजंस जो कि आइडियली कौन से सब्जेक्ट में चाहिए? लॉ, तो वो इधर सीखने हैं हमें। देन अकाउंटिंग भी सीखना है उसका, अकाउंटिंग फॉर बोनस शेयर्स एंड राइट इशू इन द बुक्स ऑफ इशूइंग कंपनी। सो इन्वेस्टर के एंगल से नहीं चल रहा है, मतलब आपके एंगल से नहीं, TCS के बुक्स में कैसे रिकॉर्ड होगा वो चल रहा है। CA इंटरमीडिएट में आप सीखने वाले हो, AS 13 है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स, वहां पर इन्वेस्टर उसके बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करेगा वो है। अभी हमें क्या है? कंपनी उनके बुक्स में बोनस इशू एंड राइट इशू कैसे रिकॉर्ड करेगी। अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रिन्यूंसिएशन ऑफ राइट, जो मैंने अभी बताया वो। रिन्यूंसिएशन मतलब रिजेक्ट करना, हाँ, एंड सेल कर देना। एंड डिफरेंशिएट बिटवीन कम राइट एंड एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ राइट। सो देखो ये जो वैल्यू ऑफ राइट है, क्योंकि अभी राइट सेल करने वाली है ऋतुजा साइली को, बट कितने में? एक राइट कितने में है, तो उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना।
ऋतुजा को 10 शेयर्स का राइट मिला है टीसीएस से कि तुम 10 शेयर्स 60 रुपीज में परचेस कर सकती हो, एक्चुअली मार्केट में 100 चल रहा है, तो वो 10 शेयर्स के 10 राइट्स हुए ना। ऐसे भी ऋतुजा कर सकती है कि मुझे 5 ही खरीदने हैं, तो 5 के मैं मेरे पास ही रख देती हूँ अधिकार, एंड 5 राइट्स साइली को सेल करते। सो ऐसे भी पार्ट पार्ट में भी सेल करना अलाउड है राइट्स को, बट 5 राइट्स कितने को सेल करना है वो वैल्यू निकालनी है हमें। एंड डिफरेंशिएट बिटवीन कम राइट एंड एक्स राइट वैल्यू मतलब क्या। सो देखो टीसीएस के ऑलरेडी शेयर होल्डर ऋतुजा है, फॉर एग्जाम्पल 100 शेयर्स है ऋतुजा के पास, एंड उस 100 शेयर्स की वो शेयर होल्डर है, इसकी वजह से उसको क्या अधिकार मिला है कि और 10 शेयर्स मिल रहे हैं। सो टीसीएस लिमिटेड के हमारे पास ऑलरेडी 100 शेयर्स है, इसलिए हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, एंड राइट इशू के अंडर हमें 10 मिलने वाले हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल 10 मई 2024 को ये राइट इशू होने वाला है, एंड आज चल रहा है, करंट डेट इज 29 अप्रैल को क्या हुआ, ऋतुजा ने डिसाइड कर लिया कि ये 100 शेयर सेल कर देते। अच्छा, मार्केट चढ़ गया तो बहुत बड़ी प्राइस मिलने वाली है, तो ये 100 शेयर्स जब सेल करेगी ऋतुजा ऑन 29 अप्रैल दैट इज टुडे, तो उस शेयर्स के साथ और एक क्या जा रहा है, जो राइट शेयर मिलने वाले थे ऋतुजा को, वो अभी किसको मिलेंगे, जिसको ऋतुजा सेल करेगी। सो फॉर एग्जाम्पल मानसी को तुम सेल करने वाली हो टुडे, सो हमारी बायर कौन है, मानसी। मानसी ने परचेस कितने किए, 100 शेयर्स परचेस फ्रॉम ऋतुजा। अभी ऋतुजा को ये ऑलरेडी पता है कि राइट इशू होने वाला है 10 मई को, एंड राइट इशू में और 10 शेयर्स मिलने वाले हैं सस्ते में, तो ऋतुजा मानसी को सेल करते वक्त सिर्फ इस 100 शेयर्स की प्राइस नहीं लेगी, हाँ, जो मुझे मिलने वाले थे, ओके, वो हक, क्योंकि तुम्हारे पास 100 शेयर्स है एंड हक भी है उस 100 के शेयर्स के साथ, अधिकार, क्या अधिकार है तुम्हारे पास, 10 शेयर्स लोअर प्राइस पे मिलने का अधिकार। तो तुम मानसी से क्या प्राइस लोगी, 100 शेयर की सेलिंग प्राइस जो भी तुम लगाओगी वो, प्लस वो अधिकार भी जा रहा है ना उसके साथ, तो उसकी भी प्राइस, दैट इज वैल्यू ऑफ राइट। तो अगर 100 शेयर, एक शेयर कितने में सेल करना है तुम्हें, 50, सो 50 इंटू 100 शेयर्स, ये 5000 हम शेयर्स के लिए लगा रहे हैं मानसी को, एंड ऊपर के जो 10 शेयर्स का एक राइट का वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल 20, तो 20 इंटू 10 200, सो हम मानसी को कितना चार्ज करेंगे टोटल, 5200। ओके, तो ये 5000 आप बोलोगे एक्स राइट वैल्यू, एंड राइट इंक्लूड करके क्या होगा फिर, कम राइट वैल्यू, ठीक है, एंड 200 इज वैल्यू ऑफ राइट। ऐसे वहां पर लिख के रखना है तो लिख के रखो, ये 100 शेयर्स की प्राइस है एंड ये वैल्यू ऑफ राइट है, ये हमने टाइम पास निकाला है 20 इंटू 10 ऐसे ही। ग्रे बॉक्स में है उतना लिखा तो भी नहीं, तो पूरा लिख दो डेट्स के साथ, 100 शेयर्स थे आपके पास, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग इज, एग्जिस्टिंग शेयर्स आपके पास 100 शेयर्स थे, राइट इशू में 10 शेयर्स मिलने वाले थे ना, एंड राइट इशू का डेट इज, हाँ, 10th में, 10th में इज डेट ऑफ राइट इशू।
करंट डेट 29 अप्रैल, एंड हमारे पास बायर है मानसी, जिस वो परचेज करने वाली है। हम सेल कर रहे हैं मानसी को 100 शेयर्स जो हमारे पास थे एट ₹50। सो 5000 एक्स राइट वैल्यू हुई। वैल्यू ऑफ राइट 20 रुपीज हमने लिया ना, ₹20 पर राइट। जो एक शेयर का एक राइट होता है, एक शेयर का एक अधिकार। आप 10 के 10 शेयर्स अप्लाई नहीं करना चाहते हो, 10 के 10 रिनाउंसिएट करने वाले हो, तो 10 राइट्स के 200 हो गए। आपने ऐसे डिसाइड किया कि मैं 8 शेयर्स के लिए मैं अप्लाई करती हूँ, बाकी के 2 शेयर्स के लिए नहीं अप्लाई करती, तो 2 शेयर्स के 2 राइट्स हुए। तो वो 2 राइट्स में 20 में सेल कर रही हूँ, तो 20 × 2 40 मिल जाएंगे। हो गया लिख के? ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिख के हो गया क्या पूरा? चैट बॉक्स में बताओ फटाफट। चैत्राली, स्फूर्ति, सुखदा, मानसी, यश, क्या फिर से बताना है? चैत्राली, क्या फिर से बताना है? कंसेप्ट, कौन सी कंसेप्ट फिर से बतानी है वो बताओ दो। फिर से मतलब अभी यही सीखना है पूरा चैप्टर ही? मतलब ये मैंने सिर्फ यहाँ से ही आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि इस चैप्टर में क्या है। ओके, तो फिर से बहुत बार आने वाला है यही अभी। सो बोनस शेयर्स क्या दिया है? बोनस इशू मीन्स एन इशू ऑफ एडिशनल शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स फ्री ऑफ कॉस्ट इन प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग होल्डिंग। ये अंडरलाइन करो आगे का। कंपनी में इशू fully paid bonus shares to its shareholders out of its free reserves, securities premium account और capital redemption reserve account. So free reserve मतलब जो free है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उसको फ्री रिजर्व बोलते हैं। ओके, जनरली बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड जनरल रिजर्व। सो ये दो एग्जाम्पल्स फ्री रिजर्व्स के सामने लिखो। हमने कंपनी अकाउंट्स का फॉर्मेट देखा था बैलेंस शीट का, उसमें आपको याद होगा पहले था शेयर होल्डर्स फंड्स और उसके अंडर दो थे, याद है क्या आपको? एक था शेयर कैपिटल, सेकेंड इज रिजर्व्स एंड सरप्लस। सो ये जो रिजर्व्स एंड सरप्लस होता है ना, नोट 1 नोट 2, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंडर बहुत सारे रिजर्व्स होते हैं, तो उसमें से रिजर्व्स एंड सरप्लस की फॉर एग्जांपल ये नोट 2 है। सो सिक्योरिटीज प्रीमियम इधर जाता है, ये पता है आपको। जनरल रिजर्व भी इधर जाता है, जनरल रिजर्व आपने सुना हुआ है। देन बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मतलब एक्यूमुलेट होते रहना प्रॉफिट, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सो कंपनी के केस में P&L अकाउंट नहीं बोलते, इट्स अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अकाउंट मतलब पोस्टिंग होता है ना, एक्चुअली वो लेजर अकाउंट्स नहीं है। ओके, बट प्रोपराइटर एंड पार्टनरशिप के केस में कुछ भी चलता है क्योंकि पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व नहीं है ना। अगर सोल प्रोपराइटर है उसका खुद का पैसा लगा हुआ है। पार्टनरशिप के केस में क्या 3-4 मैक्सिमम 50 पार्टनर्स अलाउड होते हैं, तो 50 लोगों को पता होता है क्या चल रहा है। बट जहाँ पर पब्लिक मनी इन्वॉल्व है, मतलब पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो वहाँ पर कंपनीज एक्ट में शेड्यूल 3 दिया हुआ है।
बाकी सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप के लिए आप कैसे भी बनाओ, ट्रेडिंग P&L कुछ फर्क नहीं पड़ा, हम ही देखने वाले हैं ना हमारा अकाउंट, हमें थोड़ी स्टॉक एक्सचेंज पे वगैरह दिखाना है। अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है ऑन स्टॉक एक्सचेंज तो सेबी को रिपोर्ट करना पड़ता है, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनको देना पड़ता है। एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स न्यूज़पेपर्स में भी आते हैं, वो पब्लिकली अवेलेबल होते हैं, ठीक है। सो एक्चुअली वहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, नहीं तो यहाँ पर हम ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, इधर कुछ भी चलता है, बट आइडियली वो जस्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, क्योंकि वहाँ पर हम क्या करते हैं, सिर्फ इधर एक्सपेंस लिखते हैं, इधर इनकम, एंड देन जो ज़्यादा आता है, इनकम ज़्यादा तो प्रॉफिट, एक्सपेंस ज़्यादा है तो लॉस, तो ये सिर्फ स्टेटमेंट है। और डिटेल में गए तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस चाहिए, यहाँ पर वो बोल रहे एंड, मतलब प्रॉफिट भी है एंड लॉस भी है, सो दोनों एट अ टाइम नहीं हो सकता। सो टेक्निकली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस चाहिए, बट कंपनीज एक्ट में भी एंड ही वर्ड है, सो एंड ही यूज करेंगे आप। तो ये दो जो रिजर्व्स है ना, वो फ्रीली अवेलेबल है टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। अभी आप इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर इमेजिन करो, उसके केस में हम प्रॉफिट कहाँ पर ऐड करते हैं, कैपिटल में, कैपिटल बढ़ जाता है एंड उसको जैसे जैसे रिक्वायर्ड है पैसा फॉर पर्सनल यूज, जिसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं, तो वो विड्रॉ कर रहा है। सेम विद द पार्टनरशिप कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होते हैं, अगर उसको पर्सनल यूज के लिए पैसा चाहिए तो वो क्या करेगा, ड्राइंग करेगा। उसके बाद उसको सैलरी भी दी जाती है, अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तो सैलरी भी मिलेगी, और सैलरी के साथ जब भी पैसे रिक्वायर्ड है, नेट प्रॉफिट का उसका जो शेयर आएगा पार्टनर का, वो उसके इंडिविजुअली कैपिटल्स में हम ऐड करते हैं, एंड जब भी घर पे पैसे लगेंगे तभी वो ड्राइंग्स करेगा, ये उनका होगा। बट कंपनी के केस में शेयर कैपिटल में हम प्रॉफिट ऐड नहीं करते, करेक्ट। शेयर कैपिटल में हमने देखा था नोट 1, नोट 1, नोट 2 थे, देखो। सो शेयर कैपिटल में सिर्फ क्या था, इक्विटी शेयर्स 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, एंड प्रेफरेंस शेयर्स 1000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। सो इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स के आप टोटल मार देते हो, फिर प्रॉफिट किधर जाता है, इधर रिजर्व्स एंड सरप्लस में। एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस में प्रॉफिट आने के बाद कंपनी के जो ओनर्स है, मतलब कौन, शेयर होल्डर्स, तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना प्रॉफिट, तो वो इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड होता है। ओके, तो ये से दो ही रिजर्व्स है जिससे आप डिविडेंड दे सकते हो, मतलब वही लॉजिकली वही चल रहा है ना। प्रॉफिट जो होता है वो किसको जाना चाहिए, ओनर्स को। कंपनी के केस में वो कौन से फॉर्म में जाता है, डिविडेंड फॉर्म में जाता है। एंड बाकी आपने कैपिटल रिजर्व सुना होगा, ओके। कैपिटल प्रॉफिट है ये, एक होता है रेवेन्यू प्रॉफिट, मतलब बिजनेस करके जो अर्न करते हैं प्रॉफिट, दैट इज रेवेन्यू प्रॉफिट। एंड कैपिटल प्रॉफिट याद आ रहा है, सेल ऑफ एसेट से जो प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट इज कैपिटल प्रॉफिट, तो वो कैपिटल रिजर्व में जाता है। और आपने फॉरफीचर ऑफ शेयर्स में जो भी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में बैलेंस बचता था वो हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट को डालते थे, ठीक है। तो कैपिटल रिजर्व जो है, इट इज नॉट अ फ्री रिजर्व, मतलब इससे आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो। सो ये दो ही फ्री रिजर्व्स है, सो इसके सामने लिख के रखो, ये दो फ्री रिजर्व्स है, बाजू में से फ्री रिजर्व ऐसे ऐड करो। एंड फिर वो क्या बोल रहे हैं कि बोनस शेयर्स जो है वो आप इशू कर सकते हो आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, मतलब ये जनरल रिजर्व और बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। दूसरा ऑप्शन दिया है उन्होंने, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से भी आप कर सकते हो बोनस इशू। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कब आता है पिक्चर में, जब हम शेयर्स इशू करते हैं एट प्रीमियम, करेक्ट। एंड थर्ड वन इज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। सो नेक्स्ट जो 2 यूनिट्स है, रिडम्पशन मतलब रीपेमेंट ना,
रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स, रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंसेस. सो रीपेमेंट वर्ड यूज नहीं करते, वर्ड इज यूटिलाइज एज रिडम्पशन, मतलब रीपेमेंट. ओके. सो आपको ओल्ड सिलेबस में सिर्फ इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स था. सो मतलब लोगों उनसे पैसे लो एंड उनको डिबेंचर्स या शेयर्स दे दो. अभी रिडम्पशन मतलब उल्टा, लोगों से डिबेंचर्स शेयर्स वापस लो, उनके पैसे वापस दो. ओके. एंड रिडम्पशन ऑफ इक्विटी शेयर्स नहीं है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है सिर्फ. क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द अल्टीमेट शेयर होल्डर्स, दे आर द रियल ओनर्स. सो उनको कैपिटल कब मिलेगा? उनका एट द एंड ऑफ बिजनेस. एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, सो प्रेफरेंस शेयर्स का एक फिक्स पीरियड होता है कि दीज प्रेफरेंस शेयर्स आर इशूड फॉर 5 years, दीज डिबेंचर्स आर इशूड फॉर 10 years. मतलब 5 साल के बाद हमें उनको रीपे करना है, 10 साल के बाद रीपे करना है. तो पीरियड फिक्स है. ऐसे इक्विटी शेयर होल्डर्स का पीरियड फिक्स नहीं होता है, उनको बिजनेस के एंड में मिलेगा. तो जब भी रीपेमेंट करना होता है तो बल्क अमाउंट लगेगी ना कंपनी को. डे टू डे एक्सपेंसेस कर लिए उनके पास पैसे रहेंगे ही, जैसे हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, पेट्रोल भरना, इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल रिचार्ज करें, और क्या, नाश्ता, चाय पानी वगैरह. तो उसके लिए हमें ऐसे बहुत कुछ, मैम मैंने एफडी करके रखी हर रोज का चाय पीने के लिए, तो ऐसे नहीं होता. बट आपने सोचा है कि मैम मुझे 1-2 साल के बाद खुद का लैपटॉप खरीदना है, खुद की 2 व्हीलर खरीदनी है, तो आप सेविंग करते जाओगे हर मंथ एंड एक एफडी आरडी क्रिएट करके रखोगे. ओके. क्योंकि वो अमाउंट कैसे है? बल्क अमाउंट है, बड़ी अमाउंट आने वाली है, वो लाखों में आने वाली है ना वो अमाउंट. तो उसके लिए हम सेविंग करते हैं. सेम कंपनी के बारे में सोचो, जो डे टू डे एक्सपेंसेस है, सैलरी पे करना, एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंसेस पे करना, उसके लिए तो वर्किंग कैपिटल होता है. बट अचानक फॉर एग्जाम्पल करोड़ों के डिबेंचर्स लिए आपने एंड उसका भी वो रिडम्पशन करना है, मतलब करोड़ों रुपए वापस करने हैं, तो उसके लिए ऐसे कुछ सेविंग करके रखना पड़ेगा ना. तो हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है हर साल का नेट प्रॉफिट, वो जनरल रिजर्व में एक्यूमुलेट हो रहा है या स्टेटमेंट इन P&L में. ओके. ये कब खत्म होगा? जब आप पूरा डिविडेंड दोगे शेयर होल्डर्स को. तो कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कुछ है ही नहीं, सब दे दिया शेयर होल्डर्स को. बट अगर ऐसे करती नहीं है ना कंपनी, ऐसे कैसे पूरा डिविडेंड उड़ा देगी? तो कुछ ही डिविडेंड मिलेगा, कुछ एक्यूमुलेटेड होता है एंड देन ये प्रॉफिट जो है वहां से ट्रांसफर होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में. सो उसकी एंट्री भी एकदम लॉजिकल है. जनरल रिजर्व कम हो रहा है एंड कौन सा रिजर्व क्रिएट हो रहा है? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, CRR अकाउंट बोलते हैं उसको. सो जनरल रिजर्व कम हो रहा है तो उसको डेबिट आएगा ना, एंड क्रेडिट किसको जाएगा? करेक्ट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व. ये एंट्री होती है, ये लिखो एंट्री टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व. ऐसे CRR क्रिएट होता है. इधर से अमाउंट इधर ट्रांसफर करने से क्या होता है? देखो, दिस अमाउंट इज नॉट अ फ्री रिजर्व. CRR अकाउंट से आप डिविडेंड नहीं दे सकते हो. तो एक बार जनरल रिजर्व से ये इधर शिफ्ट हो गया तो वो सेविंग हो गया ना. मतलब जब भी हमें डिबेंचर्स का या प्रेफरेंसेस का रिडम्पशन करना है तब हमने ये अमाउंट सेट असाइड करके रखी है, क्योंकि उतने से जनरल रिजर्व कम हुआ है. नहीं तो जनरल रिजर्व में बैलेंस दिख रहा है करोड़ों का, तो डिविडेंड पे उड़ा देंगे. सो जनरल रिजर्व से बैलेंस कम करके उसको कहाँ पर ट्रांसफर करो? CRR को. एंड कितनी अमाउंट ट्रांसफर करनी है, कब करनी है, वो सारे रूल्स कंपनीज एक्ट में दिए हुए हैं. सो कंपनीज एक्ट बोलती है खुद का दिमाग मत लगाओ, हम जैसे बता रहे हैं वैसे ही करो. सो कैसे पिक्चर में आया CRR, समझ में आया? और इससे आप बोनस इशू दे सकते हो क्या? यस, दे सकते हो, क्योंकि ओरिजिनली ये जनरल रिजर्व ही है ना.
जहां से आपने CRR क्रिएट किया है। सो मतलब जनरल रिजर्व इज फ्री रिजर्व, सो फ्री रिजर्व से भी दे सकते हो या सिक्योरिटीज प्रीमियम से भी दे सकते हो या कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से भी दे सकते हो। ओके, सो फ्री रिजर्व, जनरल रिजर्व एग्जाम्पल ले रही हूं मैं, और ये मैं एंट्री कर रही हूं बोनस इशू की। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम बोनस शेयर्स दे रहे हैं, सो टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, एंड सेकेंड एंट्री इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। So these are the entries of bonus issue. So bonus issue में आपको पता है शेयर होल्डर्स को तो फ्री मिलने वाले हैं ना शेयर्स, उनसे आप पैसा कुछ नहीं लेने वाले हो, तो फिर शेयर्स कहाँ से इशू करोगे, पैसे कहाँ से आएंगे, जो आपके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वहां से। सो वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब ही जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कम होगा, डेबिट आ जाएगा, एंड उससे जो शेयर्स आप देने वाले हो वो किसको पेएबल है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। एंड कंबाइंड एंट्री कुछ लोग करते हैं ना, क्योंकि फर्स्ट एंट्री में इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्रेडिट मिला है, सेकेंड एंट्री में डेबिट, तो डायरेक्टली जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये कंबाइंड एंट्री भी हो सकती है। सो यहाँ पर पैसे नहीं लेने हैं ना शेयर होल्डर से, सो इसलिए वो एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल, वो एंट्रीज आएंगे ही नहीं, वो जब पैसे लेने हैं तब करने, यहाँ पर पैसा लेना ही नहीं है, सो डायरेक्टली ये एंट्री होने वाली है, बोनस इशू की एंट्री है ये, ठीक है। सो ऐसे दो एंट्रीज भी हो सकते हैं, नहीं तो कंबाइंड एंट्री करनी है, जनरल रिजर्व टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एंड ये नोट भी देखो, बोनस शेयर शुड नॉट बी इशूड आउट ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व, सो रिजर्व्स क्रिएटेड बाय द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। सो कल हम डेप्रिसिएशन टॉपिक कर रहे थे, उसमें एक लास्ट कंसेप्ट है देखो रिवैल्यूएशन की, उसमें रिवैल्यूएशन रिजर्व याद होगा आपको, ओके। सो वहां से रिवैल्यूएशन रिजर्व आता है, फिक्स एसेट रिलेटेड आइटम है ये, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व से हम बोनस शेयर नहीं इशू कर सकते। इसका मतलब रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंट्री नहीं हो सकती है, क्योंकि रिवैल्यूएशन रिजर्व से हम बोनस इशू नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पर आइदर जनरल रिजर्व डेबिट हो सकता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट हो सकता है, या कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व डेबिट हो सकता है, उतने तीन ही अलाउड है। ओके, सो राइट इशू का अभी नहीं पढ़ रही हूँ, सिर्फ बोनस इशू का ही अभी पहले हम देखते हैं। सो एक 10 मिनट ब्रेक लो, ये देखो यहाँ पर एंट्रीज हो ही गए, ग्रेट, तो डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट कर पाएंगे हम। 10 मिनट ब्रेक लो एंड देन क्वेश्चंस करते हैं बोनस इशू के। मैम 5 लाख थे नाही, तीन इंटर आणि 2 फायनल, हे पण सर्टिफिकेट, ओके। हो, चार इलस्ट्रेशंस है, आपको ऑलरेडी पता है ना बोनस इशू मतलब क्या, सो फास्ट रीड किया तो भी चलेगा ना। हाँ, और बोनस शेयर में भी डिफाइंड है इशू ऑफ शेयर्स एट नो कॉस्ट टू करंट शेयर होल्डर्स इन अ कंपनी बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ शेयर्स दैट द शेयर होल्डर ऑलरेडी ओन्स। सो उसके ऊपर उस प्रपोर्शन में उसको बोनस शेयर्स मिलेंगे एट नो कॉस्ट। इन अदर वर्ड्स, नो न्यू फंड्स आर रेज्ड विथ अ बोनस इशू,
ये आपको ट्रू और फॉल्स के लिए सेंटेंसेस आ सकते हैं, हाँ, कि बोनस इशू के साथ न्यू फंड्स रेज होते हैं, तो ये सेंटेंस फॉल्स है, न्यू फंड्स रेज नहीं होते। While the issue of bonus shares increases the total number of shares issued and owned, it does not increase the net worth of the company. Number of shares increase हो जाते हैं बट नेटवर्थ इंक्रीज नहीं होता है। नेटवर्थ इज इक्वल टू, लिखो वहां पर, नेटवर्थ इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। ओके, सो देखो हमारी एंट्री क्या थी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, मतलब वो कंबाइंड वाली, हाँ। सो नेटवर्थ मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस होता है। तो बोनस इशू के एंट्री में जनरल रिजर्व को डेबिट गया मतलब रिजर्व सरप्लस कम हुआ, एंड शेयर कैपिटल को क्रेडिट हुआ मतलब शेयर कैपिटल बढ़ गया। सो ये सब नेटवर्थ में ही चल रहा है ना, एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि नेटवर्थ में चेंज कुछ नहीं होता है। तो ये भी ट्रू और फॉल्स के लिए आ सकता है ना सेंटेंस। सो जिसको कंसेप्चुअली पता है व्हाट इज बोनस इशू, करेक्ट, वही उसी को ही इसका आंसर देने को आएगा। कंसेप्चुअली क्या है कि देयर इज इंक्रीज इन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड एंड ओन, इट डज नॉट इंक्रीज द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी। क्योंकि कैसे होगा, देखो फॉर एग्जाम्पल 1 लाख के शेयर्स एज अ बोनस शेयर्स इशू किए, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख टू शेयर कैपिटल 1 लाख, मतलब क्या हुआ, रिजर्व सरप्लस 1 लाख से कम हुआ, शेयर कैपिटल 1 लाख से बढ़ गया। सो नेटवर्थ में क्या हुआ, देयर इज नो इंक्रीज इन द नेटवर्थ। सो ऑल्दो द टोटल नंबर ऑफ इशूड शेयर्स इंक्रीजेस, the ratio of number of shares held by each shareholder remains constant. ओके, ये भी ट्रू और फॉल्स के लिए आ सकता है, रेशो वही रहेगा। सो फॉर एग्जाम्पल हमारी एक छोटी कंपनी है, हाँ, 100 शेयर्स हैं एंड 10 शेयर होल्डर्स है, हर एक के पास 10-10 शेयर्स है, टोटल 100 ही शेयर्स। हम इजी एग्जाम्पल ले रहे हैं कंसेप्ट समझने के लिए। सो टोटल शेयर्स हमारे 100 है एंड हमारे शेयर होल्डर्स 10 ही है, एंड सबके पास कितने शेयर्स है, 10-10 शेयर्स है, मतलब 1:1:1:1:1 ऐसे प्रोपोर्शन है। अभी 1:1 बोनस इशू हुआ तो हमारे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, 200, एंड शेयर होल्डर्स के पास कितने शेयर्स आ जाएंगे, 20. सो उनका रेशो कांस्टेंट ही रहा ना, शेयर्स नंबर, सो द नंबर ऑफ इशूड शेयर्स इंक्रीजेस। पहले एक शेयर होल्डर के पास 10 शेयर्स थे, अभी 20 है, सो नंबर बढ़ गया, नंबर ऑफ इशूड शेयर्स, बट द रेशो ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय ईच शेयर होल्डर रिमेन्स सेम, कांस्टेंट, वो 1:1:1:1 ही है, करेक्ट। बोनस इशू इज ऑल्सो नोन एज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि हम प्रॉफिट को डेबिट दे रहे हैं, क्रेडिट किसको दे रहे हैं, शेयर कैपिटल को, मतलब ही क्या हो रहा है, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट हो रहा है ना। देखो ये प्रॉफिट अगर हम एज अ बोनस इशू नहीं देते तो इस प्रॉफिट को डिविडेंड थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब अल्टीमेटली किसको जा रहा है, शेयर होल्डर्स को ही जा रहा है। बट उनको डिविडेंड से ज़्यादा फायदा बोनस शेयर्स में होता है। कैसे, मैंने परचेज किए 10 शेयर्स और 10 मुझे बोनस में मिल गए, 20 मिल गए, उसमें से जो नेक्स्ट 10 है उसकी कॉस्ट 0 है। सो अभी मेरे पास 20 शेयर्स है, मैं 20 सेल करती हूँ, तो जो नेक्स्ट 10 है उसका तो सेलिंग प्राइस पूरा मेरा प्रॉफिट है ना, क्योंकि कॉस्ट मुझे 0 लगी थी, मतलब मैंने 10 शेयर्स परचेज करके 20 शेयर्स के सेल्स की अमाउंट मिली मुझे। सो ओरिजिनल 10 शेयर्स का जो होल्डिंग है उसका प्रॉफिट आप सेल प्राइस माइनस कॉस्ट निकालोगे, एंड जो बोनस शेयर्स का सेल है वो पूरा सेल आपका प्रॉफिट है। सो डिविडेंड से बेटर फायदा शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स में होता है। सो जब भी ये जो शेयर ट्रेडिंग वगैरह लोग करते हैं तब ये भी देखते हैं कि कौन सी कंपनी कितनी बार बोनस इशू करती है।
क्योंकि डायरेक्टली आपकी नंबर ऑफ होल्डिंग डबल हो जाता है ना। सो ये भी अगेन ट्रू और फॉल्स के लिए अच्छा सेंटेंस है ना। बोनस इशू इज ऑल्सो नोन एज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्रॉफिट्स और रिजर्व इनटू पेड अप कैपिटल। मतलब वो प्रॉफिट शेयर होल्डर्स का ही था ना, उसको डिविडेंड देने की जगह आप बोनस फॉर्म में दे रहे हो और उसको आप डायरेक्टली पेड अप कैपिटल ट्रीट कर रहे हो। मतलब एज गुड एज आपसे कुछ आना बाकी नहीं है शेयर होल्डर से। दैट कैपिटल इज पेड अप कैपिटल। अ कंपनी में कैपिटलाइज इट्स प्रॉफिट्स और रिजर्व विच अदरवाइज आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड अमंग द मेंबर्स बाय इशूइंग बोनस शेयर्स टू द मेंबर्स। सो अगर आपने वो कैपिटलाइज नहीं किया रहता तो उसका क्या करते, अदरवाइज दे आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड अमंग द मेंबर्स। If the subscribed and paid up capital exceeds the authorized share capital as a result of bonus issue, so आपको ये पता है ऑथोराइज शेयर कैपिटल 1 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स है, तो उससे नीचे होना चाहिए शेयर्स इशूड, देन अप्लाइड मतलब सब्सक्राइब एंड देन पेड अप। ओके, सो पेड अप एंड सब्सक्राइब कैपिटल एक्सीड हो गया ऑथोराइज कैपिटल से। क्यों? क्योंकि बोनस इशू की वजह से। हमारा ऑथोराइज है 1 करोड़, 1:1 से क्या हुआ 2 करोड़ हो गया पेड अप कैपिटल, एंड हमारा ऑथोराइज कैपिटल ही 1 करोड़ है। तो उस केस में वो बोल रहे हैं अ रिजोल्यूशन शैल बी पास्ड बाय अ कंपनी एट इट्स जनरल बॉडी मीटिंग फॉर इंक्रीजिंग द ऑथोराइज कैपिटल। ये तो आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लॉ में देखा होगा ना कि एमओए में कौन सा क्लॉज, शेयर कैपिटल का क्लॉज चेंज करना है तो जनरल मीटिंग बुलानी पड़ती है ना शेयर होल्डर्स की, और उससे आप ऑथोराइज कैपिटल चेंज कर सकते हो। अ रिटर्न ऑफ बोनस इशू अलॉन्ग विथ अ कॉपी ऑफ रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन मतलब डिसीजन जो होता है जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स का, दैट इज रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन आपने किया होगा ना लॉ में, जनरल रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन, ऐसे है कुछ जनरल मीटिंग्स वगैरह कंपनीज एक्ट में। मीटिंग्स में रिजोल्यूशंस होते हैं मतलब डिसीजंस। जनरल रिजोल्यूशन मतलब क्या, जितने लोग प्रेजेंट है उससे 50% से ज्यादा वोटिंग फेवर में आ गए तो वो डिसीजन हो गया, रिजोल्यूशन पास हो गया मतलब। ओके, 50% से ज्यादा लोगों ने हाँ करना चाहिए ना, तो वो जनरल रिजोल्यूशन हुआ। एंड स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब 3/4, मतलब ही 75% लोग तैयार होने चाहिए। सो कुछ जो बड़े डिसीजंस होते हैं उसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने पड़ते हैं जनरल मीटिंग में। एंड ये ऐसे टाइम पास है ना, ये सब टेक्निकल है, सिर्फ ऑथोराइज को 1 करोड़ का 2 करोड़ का है, तो इसके लिए जनरल रिजोल्यूशन मतलब क्या सारे ही हाँ बोलेंगे ना कौन बोलेगा उसमें। तो वो रिजोल्यूशन पास करना होता है, मतलब डिसीजन की देखो इतने मीटिंग में प्रेजेंट है शेयर होल्डर्स, इतने लोगों ने हाँ कर दिया, और उसका जो कॉपी है, कॉपी ऑफ रिजोल्यूशन, मतलब ये कंपनी सेक्रेटरी का काम होता है ना, मीटिंग्स में जो भी डिसीजंस हो रहे हैं उसको नोट डाउन करना, ये कंपनी सेक्रेटरी का काम होता है। तो वो डॉक्यूमेंट किसको सबमिट करना है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। क्या क्या, अ रिटर्न ऑफ बोनस इशू। अ रिटर्न ऑफ बोनस इशू मतलब डॉक्यूमेंट, रिटर्न मतलब सेल्स रिटर्न, परचेस रिटर्न, रिटर्न आना वो रिटर्न नहीं, रिटर्न मतलब डॉक्यूमेंट, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, जीएसटी रिटर्न फाइल करना। सो यहाँ पर रिटर्न का मीनिंग मतलब डॉक्यूमेंट जिसमें लिखा हुआ है कि इस कंपनी ने बोनस इशू किया है एंड उसके लिए ऑथोराइज कैपिटल इनका कम हुआ था एंड पेड अप कैपिटल बढ़ गया, इसके लिए इन्होंने क्या पास किया है, रिजोल्यूशन भी पास किया, उसकी भी कॉपी है। ओके, सो अ रिटर्न ऑफ बोनस इशू अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ रिजोल्यूशन ऑथोराइजिंग द इशू ऑफ बोनस शेयर्स, जो ऑथोराइज कर रहा है बोनस इशू को, इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद द आरओसी। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज तो सुना होगा, जहां पर कंपनी को
रजिस्टर करना पड़ता है, तो उनको सब अपडेट्स देने होते हैं, क्योंकि आगे जाके कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए तो पहले थर्ड पार्टी को पता होना चाहिए। ओके, भाई बहन में झगड़ा हुआ है तो थर्ड पार्टी ही कॉन्फ्लिक्ट ये कर सकती है ना, तो ये आरओसी इज लाइक अ थर्ड पार्टी। अगर शेयर होल्डर्स एंड कंपनी या डायरेक्टर्स इनमें कुछ झगड़ा हुआ तो इसलिए आरओसी के पास ये सब फाइलिंग के बहुत काम होते हैं, ये फाइल करना वो फाइल, तो वो सब सीएस वाले लोग करते हैं। Bonus shares are shares issued at no cost to current shareholders in a company based upon the number of shares that the shareholders already owns. So example देखो, Alpha company announced bonus issue to its shareholders in the ratio of 2:3. That is 2 shares for every 3 shares held. Shareholder X has 6,000 shares before announcement of bonus issue. How much shares would he have after bonus issue? So 3 shares के लिए मुझे कितने बोनस मिलते हैं? 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, हाँ, मैं उल्टा लिखती हूँ। 3 शेयर्स मेरे पास है तो मुझे 2 शेयर्स बोनस में मिलेंगे। अगर मेरे पास 6,000 शेयर्स है तो मुझे बोनस में कितने मिलेंगे? 6,000 इंटू 2, 12,000 अपॉन 3, 4,000 बोनस में मिलेंगे। सो टोटल कितने हो गए मेरे पास? 10,000 ना, 6,000 प्लस 4,000। सो लिखना कैसे है देखो, कंपनी अनाउंस बोनस इशू इन द रेशो ऑफ 2:3। शेयर होल्डर एक्स विल बी एंटाइटल्ड टू हैव 4,000 bonus shares. Total number of shares X has after bonus issue is 10,000. So bonus shares कितने मिलेंगे ऐसा क्वेश्चन नहीं है। अगर वो क्वेश्चन होता तो उसका आंसर क्या है? 4,000 बोनस शेयर्स मिले मिस्टर कौन एक्स को। बट क्वेश्चन क्या है? हाउ मच शेयर्स वुड ही हैव आफ्टर बोनस इशू। सो उसके पास कितने हैं? 6 तो है ही, 6,000 प्लस ये 4,000, ऐसे 10,000। अभी ये प्रोविजंस आ गए कंपनीज एक्ट के जो आइडियली लॉ में होने चाहिए। सेक्शन 63 ऑफ द कंपनीज एक्ट 13 डील्स विद द issue of bonus shares. According to subsection 1 of section 63, a company may issue fully paid bonus shares to its members in any manner whatsoever. So वो देखा था ना हमने, it's free reserve, सिक्योरिटीज प्रीमियम और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से दे सकती है, ऐसे सेक्शन 63 में ही लिखा हुआ है। पूरा लॉ ही फॉलो करना पड़ता है। जब भी आप कंपनी फॉर्म करोगे आप खुद के मन से कुछ नहीं कर सकते। प्रोवाइडेड दैट नो इशू ऑफ बोनस शेयर्स शैल बी मेड बाय कैपिटलाइजिंग द रिजर्व्स क्रिएटेड बाय रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। आपको याद नहीं आ रहा है ना रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स? हाँ, पार्टनरशिप में भी था ना रिवैल्यूएशन अकाउंट आप बनाते थे। ओके, अभी ओपन किया ही है, लास्ट वाला पैराग्राफ है वो। ये देखो, ये पैरा 7 रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये इंक्रीज डिक्रीज वाला याद आया होगा आपको, एक्सेप्शन था उसका, तो ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट के बारे में वो बोल रहे हैं कि वो आप यूज नहीं कर सकते फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स। सबसेक्शन 1 इतना ही था। हाँ, अभी सबसेक्शन 2 देखो, अब सेक्शन 63 प्रोवाइड्स दैट नो कंपनी शैल कैपिटलाइज इट्स प्रॉफिट्स और रिजर्व फॉर द पर्पज ऑफ issuing fully paid up bonus shares under subsection 1
unless is replaced by which words? If not. If they have not done these ABCDEF things. So ये अगर किया है तो ही बोनस इशू कर सकते हो. A to F कंडीशंस फुलफिल करने हैं. पहली क्या है? इट इज ऑथोराइज बाय इट्स आर्टिकल्स. आर्टिकल्स मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. सेकेंड, इट हैज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड. बोर्ड मतलब हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. इट हैज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बीन ऑथोराइज्ड in the general meeting of the company. So bonus issue recommend डायरेक्टर्स करेंगे जनरल मीटिंग में कि हम रेकमेंड कर रहे हैं कि हमारे कंपनी ने बोनस इशू करना चाहिए. और उसको ऑथोराइज कौन करेगा? ओनर, शेयर होल्डर्स. डायरेक्टर्स आर जस्ट रिप्रेजेंटेटिव. डायरेक्टर्स ने जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स को बिना पूछ के कर लिया तो मतलब बाकी के ओनर्स नहीं है क्या? शेयर होल्डर्स, उनका कुछ ओपिनियन नहीं है क्या? है ना. सो रिकमेंडेशन वो क्यों करेंगे? क्योंकि डे टू डे बिजनेस कौन देख रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. बाकी शेयर होल्डर्स तो हर रोज नहीं जाते. अगर हम TCS के शेयर होल्डर है तो हर रोज TCS में जाके देखते हैं क्या चल रहा है. बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रोज जाएंगे ना TCS में काम करने के लिए, क्योंकि हमने ही उनको रिप्रेजेंटेटिव वहां पर रखा है. सो वो रेकमेंड कर सकते हैं सब बिजनेस देख के. एंड ऑथोराइज कौन करेगा? शेयर होल्डर्स के मीटिंग में. सो ऑथोराइजेशन दो, एक तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में होना चाहिए कि बोनस इशू कर सकती है ये जो कंपनी फॉर्म की है वो. सेकेंड क्या है? सेजल, प्रथमेश. सेकेंड इज बोर्ड ने रेकमेंड करने के बाद जनरल मीटिंग में ऑथोराइजेशन मिला है क्या? सेजल बाहेरच जायचं, प्रॉब्लेम आहे ह्याचा. इट हैज नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ FD और डेट सिक्योरिटीज इशूड बाय इट. सो देखो यहाँ पर जो डिबेंचर होल्डर्स है या जिन्होंने लोन दिया है कंपनी को, तो उनके सिक्योरिटी के लिए ये C वाला रूल है कि देयर इज नो डिफॉल्ट इन पेमेंट. नहीं तो क्या होगा? जो लेंडर्स है जिनसे आपने लोन लिया है, या डिबेंचर होल्डर्स भी लेंडर्स ही है ना कंपनी के, उनका तो डिफॉल्ट चल रहा है इंटरेस्ट पेमेंट में. और यहाँ पे मस्त क्या चल रहा है? जनरल रिजर्व आपका कैपिटलाइज हो गया, एक बार शेयर कैपिटल में गया वो, तो वहां से आप इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दे पाओगे क्या शेयर कैपिटल से? नहीं. तो इसलिए उनके सिक्योरिटी के लिए ये है कि देयर इज नो डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, क्योंकि वहां पर डिफॉल्ट चल रहे हैं. एंड यहाँ पर आप जनरल रिजर्व का क्या करते जा रहे हो? कैपिटलाइजेशन. क्योंकि एक बार शेयर कैपिटल में वो गया तो क्या होगा? हाँ, शेयर कैपिटल से इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स तो नहीं पे कर सकते ना. तो ये किनके सिक्योरिटी के लिए कंडीशन है? डिबेंचर होल्डर्स एंड जो भी लेंडर्स है. ठीक है. इट हैज नॉट डिफॉल्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज टू एम्प्लॉइज सच एज कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी एंड बोनस. तो ये किनके सिक्योरिटी के लिए चल रहा है? एम्प्लॉइज के, कि उनको जो ग्रेच्युटी फंड, प्रोविडेंट फंड, बोनस वगैरह देना है वो आपने पे किए है ना, उसमें कुछ डिफॉल्ट नहीं है ना. एंड द पार्टली पेड अप शेयर्स इफ एनी आउटस्टैंडिंग ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट आर मेड फुल्ली पेड अप. क्योंकि फुल्ली पेड अप शेयर्स है तो उसके ऊपर ही बोनस इशू मिलेगा. पार्टली पेड अप आपको पता है, फेस वैल्यू इज 10, 8 पेड अप, 2 इज नॉट येट कॉल्ड और 2 इज कॉल्ड बट स्टिल अनपेड. तो उसको पहले क्या करो? फुल्ली पेड अप करो. एंड इट कंप्लाइज विथ सच कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब. सो एज मे बी प्रिस्क्राइब मतलब वो कंडीशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डालते हैं, रेकमेंड करते हैं ना वो उस टाइम. The company which has once announced the decision of its board recommending a bonus issue shall not subsequently withdraw the same. एक बार हाँ बोल दिया तो बोल दिया ना, मतलब नहीं तो क्या हो जाएगा? बोर्ड ने रेकमेंड किया, शेयर होल्डर्स हाँ रेडी हो गए, चलो बोनस इशू. फिर बोर्ड बोलती है नहीं हम कैंसिल कर रहे हैं, मतलब यही चलता रहेगा ना.
तो इसलिए ये भी लॉ में ही दिया हुआ है। सो शेयर होल्डर्स को सोच के बोलना है जो भी डिसीजन, क्योंकि एक बार डिसीजन हो गया बोनस इशू करने का तो फिर वो चेंज नहीं हो सकता है। ये सबसेक्शन 2 हुआ, हाँ, सेक्शन 63 का। अभी सबसेक्शन 3 चल रहा है 63 का ही। सबसेक्शन 3 of the section also provides that bonus shares shall not be issued in lieu of dividend. In lieu of मतलब in place of, मतलब this time हम dividend नहीं दे रहे आपको, in place of dividend we are issuing bonus issue. So ये अलाउड नहीं है, सबसेक्शन 3 बोल रहा है ऑफ सेक्शन 63। ओके, उसके बाद as per para 39(1) of table F under schedule 1 to the Companies Act 13, तो सेक्शन की बात नहीं चल रही है ना, सेक्शन 63 नहीं चल रहा है, अभी टेबल F चल रहा है। सो बहुत सारे टेबल्स होते हैं एक्ट के नीचे, उसके टेबल F है मतलब ABCDE भी होंगे ना, फिर F आया तो ABCDE में क्या है वो नहीं पता है हमें। ओके, इसलिए तो कंपनीज एक्ट फाउंडेशन से फाइनल तक है, बहुत बड़ा है। सो डायरेक्टली टेबल F में पहुंच चुके हैं हम। आपको शेड्यूल 3 पता है, टेबल F में शेड्यूल 1 2 3, 3 इज फॉर्मेट ऑफ P&L एंड बैलेंस शीट, शेड्यूल 3। अभी हम शेड्यूल 1 में है। शेड्यूल 1 क्या बोल रहा है, अ कंपनी इन जनरल मीटिंग में अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड रिजॉल्व दैट, मतलब क्या डिसीजन लेना है शेयर होल्डर्स को, दैट इट इज डिजायरेबल to capitalize any part of the amount for the time being standing to the credit of any of the company's reserves account or to the credit of profit and loss account or otherwise available for distribution. So इनको रिजॉल्व क्या करना है, शेयर होल्डर्स को क्या डिसीजन देना है कि दैट इट इज डिजायरेबल टू कैपिटलाइज, मतलब सारे शेयर होल्डर्स का डिजायर है, डिजायरेबल क्या डिजायर है, दे आर इंटरेस्टेड इन कैपिटलाइजिंग देयर प्रॉफिट, विच प्रॉफिट विच इज स्टैंडिंग टू द क्रेडिट। ओके, एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है, तो विच इज स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ एनी कंपनीज रिजर्व अकाउंट और टू द क्रेडिट ऑफ P&L अकाउंट। सो यहाँ पर रिजर्व अकाउंट मतलब फ्री रिजर्व की बात चल रही है, हाँ, मतलब कौन से, जनरल रिजर्व एंड बैलेंस इन P&L। कैपिटल रिजर्व है क्या फ्री, नहीं। रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व नहीं है, ये फ्री रिजर्व में नहीं है, वो बोनस इशू में है ना। पहला था फ्री रिजर्व, सेकेंड इज सिक्योरिटीज प्रीमियम, थर्ड इज CRR, बट CRR इज नॉट फ्री रिजर्व, ठीक है। सो यहाँ पर टू द क्रेडिट ऑफ P&L अकाउंट और अदरवाइज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ऐसा कौन सा भी रिजर्व जो अवेलेबल है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन उसको आप कैपिटलाइज कर सकते हो, ठीक है। एंड है, हाँ, मतलब ये दोनों डिजायर होने चाहिए शेयर होल्डर से, एंड दैट सच सम बी अकॉर्डिंगली सेट फ्री फॉर distribution in a specified manner amongst the members who would have been entitled thereto if distributed by way of dividend and in the same proportion. So वो जो प्रॉफिट है जिसको हम कैपिटलाइज करने वाले हैं थ्रू बोनस इशू, उसके लिए उसके बारे में ही चल रहा है कि जो सम हम कैपिटलाइज करना है, सम मतलब अमाउंट, जो अमाउंट हम कैपिटलाइज करने वाले हैं, दैट सच सम बी अकॉर्डिंगली सेट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन द स्पेसिफाइड मैनर अमंग्स द मेंबर्स हु वुड हैव बीन एंटाइटल्ड देयरटू if distributed by way of dividend and in the same proportions. So जिस फॉर्म में वो डिविडेंड जाने वाला था उस फॉर्म उतनी अमाउंट हम क्या कर रहे हैं, एज अ बोनस देने वाले हैं। एंड द सम अफॉरसेड शैल नॉट बी पेड इन कैश बट शैल बी अप्लाइड सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेंट इन क्लॉज 3 either
in or towards paying up any amount for the time being unpaid on any shares held by such members respectively, paying up in full unissued shares of the company to be allotted and distributed credited as fully paid up to and among such members in the proportions aforesaid, partly in the way specified in A and partly in that specified in B above. So ये bonus shares जो है it will not be paid in cash but it will be applied. So applied कैसे अप्लाई करना है, either A और B और दोनों का कॉम्बिनेशन भी अलाउड है, करेक्ट. तो A क्या है, अगर कौन सा पार्टली पेड अप है, जैसे 10 रुपए का शेयर 8 ही पेड अप है, तो 2 रुपीज आप बोल रहे हो मत दो कैश में, हम इसको जनरल रिजर्व थ्रू फुल्ली पेड अप कर सकते. ओके तो वो 2 रुपीज भी फ्री पार्ट हो गया ना, क्योंकि शेयर होल्डर को 2 रुपया नहीं देना है, फिर भी हम उनको फुल्ली पेड बोलने वाले हैं. तो 2 रुपया कहाँ से आए, ये जनरल रिजर्व से आए. तो वर्डिंग्स अभी देखो, पेइंग अप एनी अमाउंट फॉर द टाइम बीइंग अनपेड. टाइम बीइंग टेम्पररी अनपेड था ना, हमने कॉल करने के बाद आने वाला था. वो परमानेंट अनपेड मतलब बैड डेट्स. ये टाइम बीइंग अनपेड जो अमाउंट थी, पेइंग अप एनी अमाउंट फॉर द टाइम बीइंग अनपेड ऑन एनी शेयर्स हेल्ड बाय सच मेंबर्स रिस्पेक्टिवली, पेइंग अप इन फुल, ये बोनस इशू के बारे में चल रहा है. पेइंग अप इन फुल मतलब फुल हम ही दे रहे हैं, विच इज अनइशूड. अभी इशू करने वाले हैं ना, सो अभी वो अनइशूड फॉर्म में है. अनइशूड शेयर्स ऑफ द कंपनी टू बी अलॉटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एंड क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड अप टू एंड अमंग सच मेंबर्स इन द प्रपोर्शंस अफोरसेड. पार्टली, और ये पार्टली इन ए एंड पार्टली इन बी भी अलाउड है. सो वो प्रोपोर्शन वगैरह सब यही रेकमेंड करेंगे ना डायरेक्टर्स, क्योंकि हम तो हर रोज नहीं जाते टीसीएस में, तो वो जो बोलेंगे हम सिर्फ हाँ रेफरी में तो हाँ ही बोल के आएंगे ना वहां पर जनरल मीटिंग में. सो टेबल एफ किसको गाइड कर रहा है, शेयर होल्डर्स को, कि मीटिंग में आपको एक्चुअली रिजॉल्व क्या करना है. तो ये आपका सिर्फ यहाँ पर हाँ चाहिए, वोटिंग करना है आपको इसके लिए, ठीक है. सो आपको ये समझा होगा आज पहली बार कि पार्टली पेड अप भी फुल्ली पेड अप फ्री में हो सकता है. सिर्फ किसने बोलना चाहिए ऐसे, डायरेक्टर्स ने, एंड शेयर होल्डर्स ने डन बोलना चाहिए उसको वोटिंग करके. तो वो 2 रुपीज भी नहीं देना है, वो फुल्ली पेड अप हो गया. And a securities premium account and CRR account may only be applied in the paying up of unissued shares to be issued to the members of the company as fully paid bonus shares. मतलब पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप करने के लिए सिर्फ जनरल रिजर्व यूज कर सकते हैं, फ्री रिजर्व. फ्री रिजर्व के नीचे दो कौन से अकाउंट है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, CRR. तो सिक्योरिटीज एंड प्रीमियम एंड CRR कैन नॉट बी यूटिलाइज ना, for it can be utilized only for bonus issue. In other words, securities premium account and CRR cannot be applied towards the payment of unpaid amount on any shares held by existing shareholders. Okay, so देखो वो 2 रुपीज नहीं ले रहे हम शेयर होल्डर से, क्योंकि जो जनरल रिजर्व में बैलेंस है वो किसका है, इनको तो ही देना है शेयर होल्डर्स को. तो हमारे पास है पैसे अभी, हमारे पास मतलब कंपनी के पास, तो कंपनी सोच रही है और 2-2 रुपए मंगवा के क्या करेंगे, जब रिक्वायर्ड है तब. अभी रिक्वायर्ड नहीं है पैसे तो नहीं लेना है ना 2 रुपीज, ठीक है. As per section 63(2) of the Companies Act, bonus shares cannot be issued unless partly paid up shares are made fully paid up. And para 39(2) of table F under schedule 1 to the Companies Act 13 allows use of free reserves for paying up amounts unpaid on shares held by existing shareholders. So ये दोनों रूल्स को उन्होंने कंबाइन किया है. तो पहले कोई अनपेड है तो उसको पेड अप कर दो फुल्ली, वो पैरा 39(2) अलाउ करता है ना. एंड फुल्ली पेड अप होने के बाद सेक्शन 63(2)
के हिसाब से हम बता सकते हैं, देखो फुल्ली पेड अप है तो अभी बोनस इशू हाँ कर सकते हैं. सो ऑन अ कंबाइंड रीडिंग ऑफ बोथ द प्रोविजंस इट कैन बी सेड दैट फ्री रिजर्व्स में बी यूज्ड फॉर पेइंग अप द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स held by existing shareholders through securities premium, though securities premium and capital redemption reserve cannot be used. So free reserve से आप पहले fully paid up करो उसको and then वो तीनों में से किसी का भी यूज करके बोनस इशू करो. 3 याद है, फ्री रिजर्व, securities premium है, CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व. तो पहला अपॉन द सैंक्शन ऑफ एन इशू ऑफ बोनस शेयर. सैंक्शन कहाँ से होगा? ऑथोराइजेशन जनरल मीटिंग में. तो आइदर CRR अकाउंट या सिक्योरिटीज प्रीमियम या जनरल रिजर्व या P&L टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट. सैंक्शन होने के बाद ये एंट्री जनरल मीटिंग में, एंड जब इशू हो जाएगा तब बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. अभी सैंक्शन एंड इशू दोनों एक ही दिन को हो गया तो वो कंबाइंड एंट्री कर सकते हो, जनरल रिजर्व टू शेयर कैपिटल. बट वो डेट्स अलग है, 7-8 दिन का गैप है. तो सैंक्शन के दिन ये करो एंड एक्चुअल इशू के टाइम सेकेंड एंट्री करो. ठीक है. ये जो CRR अकाउंट है वो फर्स्ट यूज किया है उन्होंने, क्योंकि CRR बाकी यूजलेस है. CRR अकाउंट बाकी यूजलेस है, मतलब उसका बाकी कुछ यूज नहीं है, उसका सिर्फ एक ही यूज है, फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स. ये क्रिएट कहाँ से होता है? जनरल रिजर्व से ही क्रिएट होता है, और इसमें बैलेंस पड़ा हुआ है. तो क्या करो? बैलेंस यूटिलाइज करो फॉर बोनस इशू. मतलब जनरल रिजर्व से ये CRR क्रिएट हुआ, CRR से आगे वो किस में गया? शेयर कैपिटल में ही गया ना. बोनस इशू हुआ मतलब वहां पर ही घूम रहा है, सब शेयर होल्डर्स को ही जाने वाला है अल्टीमेटली. एंड उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करो, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम हमने एक्चुअली देखा था इशू ऑफ शेयर्स के यूनिट में, सेक्शन 53 था ऑफ द कंपनीज एक्ट. 53 में सिक्योरिटीज प्रीमियम के यूजेस दिए हैं. सो उस 3-4 यूजेस के लिए ही आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट यूज कर सकते हो. सो इन दोनों का यूटिलाइजेशन जो है वो लिमिटेड है. इसका तो सिर्फ एक ही है बोनस इशू, अदरवाइज वो यूजलेस है. सिक्योरिटीज प्रीमियम का ये एक है बोनस, दूसरा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन. रीपेमेंट के टाइम प्रीमियम पे करना पड़ेगा ना, जैसे इशू के टाइम प्रीमियम ले रहे हो लोगों से, अभी रीपेमेंट के टाइम भी देना पड़ेगा लोगों को प्रीमियम. तो उसके लिए ये सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज हो सकता है. ऐसे सेक्शन 53 में 3-4 यूजेस दिए हुए हैं. एंड बाकी 2 लोग जो देख रहे हो आप, जनरल रिजर्व एंड P&L, वो डिविडेंड फ्री रिजर्व है वो, तो वो रख दो, बाद में रख दो. सो पहले इसके बैलेंसेस खत्म करो, CRR है, सिक्योरिटीज प्रीमियम. वो पूरे नील होने के बाद भी बोनस इशू का अमाउंट आपका कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो फिर इनको ले लो, फिर जनरल रिजर्व एंड देन P&L. जनरल रिजर्व इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, वो भी खत्म हुआ. देन करंट ईयर का प्रॉफिट, P&L. सीक्वेंस समझा क्या आपको? अपॉन द सैंक्शन ऑफ बोनस बाय कन्वर्टिंग पार्टली पेड अप शेयर्स इनटू फुल्ली पेड अप. पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप सिर्फ आप फ्री रिजर्व से कर सकते हो ना. फ्री रिजर्व ये 2 ही है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट. ऑन मेकिंग द फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. एंड फाइनल कॉल पे कैश अकाउंट डेबिट नहीं होगा क्योंकि पैसे नहीं आने वाले, तो बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल. सो कॉल की एंट्री तो आपको आती है, उसमें शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट किया एंड सेकेंड एंट्री में क्रेडिट किया है शेयर फाइनल कॉल, मतलब शेयर फाइनल कॉल का अकाउंट नील हो गया ना. एंड यहाँ पर एक्चुअली हम कैश आती है तो कैश टू शेयर फाइनल कॉल एंट्री करते हैं, बट हम कैश 2 रुपए लेने वाले हैं क्या? नहीं, तो वो बोनस ही हुआ ना, मतलब उनको, उनके एंगल से वो बोनस है. सो हम डेबिट क्या कर रहे हैं? बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट. एंड पहले ये एंट्री की ही है ऑलरेडी,
वो अनपेड वाला अमाउंट सिर्फ फ्री रिजर्व से आप दे सकते हो. सो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट. फिर कॉल की एंट्री करो, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल. फाइनल कॉल कैश में नहीं आने वाला. बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल. सो बोनस टू शेयर होल्डर्स भी नील हो गया ना अकाउंट. फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट एंड थर्ड एंट्री में डेबिट. कॉल भी नील, मतलब ये थर्ड के सब नील ही हुआ. हाँ, इसमें से क्या रहा, शेयर कैपिटल, एंड इसमें से डेबिट वाला पार्ट रहा. मतलब वही चल रहा है ना, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. इलस्ट्रेशन 1, 2 आप पहले करो, पहले खुद एंट्री करो एंड उनका आंसर देखो. नहीं खुद से आया तो ही आंसर उनका देखना. अगर आपको आ रहा है तो मत देखो, पहले आप करो पास नेसेसरी जर्नल एंट्री. सेम इलस्ट्रेशन 2. हाँ सेम बी पार्ट. 1 सिर्फ करते रिकॉर्ड होने के लिए, जो एब्सेंट है उनके लिए. पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉलोइंग items appear in the trial balance of Bharat Limited listed company as on 31st March 22. 40,000 equity shares of rupees 10 each CRR, securities premium collected in cash, general reserve, surplus. Surplus मतलब credit balance in P&L account. The company decided to issue to equity shareholders bonus shares at the rate of 1 share for every 4 shares held, and for this purpose it decided that there should be the minimum reduction in free reserve. फ्री रिजर्व्स का मिनिमम रिडक्शन होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम आप CRR का वगैरह बैलेंस पहले यूज करो. एंड उन्होंने और एक चीज दी नहीं थी थेरी में, सिक्योरिटीज प्रीमियम विच इज कलेक्टेड इन कैश, उतनी ही आपको क्या करना है, बोनस इशू के लिए यूटिलाइज करना है. ओके. सो जैसे कन्वर्टिबल डिबेंचर्स होते हैं वो भी एक्चुअली कैश फॉर्म में है. कन्वर्टिबल डिबेंचर्स मतलब क्या, डिबेंचर्स का जब प्रीपेमेंट आता है तो उनको कैश नहीं देनी है. डिबेंचर होल्डर्स को रीपेमेंट के टाइम कैश नहीं देना है, शेयर्स देने हैं. सो दे आर कन्वर्टिबल. ओके. 10 ईयर्स के लिए डिबेंचर्स इशू किए तो एट द एंड ऑफ 10th ईयर उनको कैश नहीं मिलेगी बिकॉज दे आर कन्वर्टिबल, तो उनको शेयर्स मिलेंगे एंड वो एट प्रीमियम है. तो क्या हुआ, कैश नहीं मिली कुछ, जो डिबेंचर्स के टाइम मिली थी वही ना. ओके. बट अभी कन्वर्ट के टाइम कैश मिली क्या कुछ नहीं. जो डिबेंचर्स उनके पास थे, अभी डिबेंचर होल्डर्स की जगह वो शेयर होल्डर्स हो गए. सो उनके जो डिबेंचर्स के टाइम पैसे आए थे वो हमने रिफंड नहीं किए उनको. रिडम्पशन के टाइम हमने उनको क्या बोला, इसी डिबेंचर्स को हम आपको कन्वर्ट कर रहे हैं शेयर्स में, तो आप कौन हो गए, शेयर होल्डर्स. तो नई कैश कुछ नहीं आई. सो जो डिबेंचर्स के लिए पैसे आए थे वही शेयर्स में कन्वर्ट हुए, वही सिक्योरिटीज प्रीमियम में कन्वर्ट हुए. तो यहाँ पर अगर कुछ ब्रैकेट में दिया नहीं है तो आप एज्यूम करो कि कलेक्टेड इन कैश है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम. सो 4 लाख है ना, मतलब 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑलरेडी है एंड रेशो क्या है 1:4, मतलब 10,000 इक्विटी शेयर्स मिलेंगे ना. हाँ, तो पहले आपको वो CRR मतलब 10,000 इंटू 10 मतलब 1 लाख लगने वाले हैं. तो 55,000 यूज किया होगा, फिर 30,000, फिर भी कंप्लीट नहीं हो रहा है, 85 ही हुआ ना वो, और 15 लगने वाले हैं. तो जनरल रिजर्व इज बैलेंसिंग फिगर BF का फुल फॉर्म टू बोनस टू शेयर होल्डर्स एंड देन बोनस टू शेयर होल्डर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल. एंड नरेशंस देखो, बीइंग बोनस इशू ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड बाय यूटिलाइजिंग वेरियस रिजर्व्स एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन डेटेड. and bonus to shareholders
to equity share capital, being capitalization of profit. Past journal entries in the following circumstances. A limited company with subscribed capital of 5 lakh consisting of 50,000 equity shares of rupees 10 each, called up capital 7.50 per share, a bonus of rupees 1,25,000 declared out of general reserve to be applied in making the existing shares fully paid up. So 2.5 आना बाकी है क्या? 2.5 on 50,000 shares, तो वो अमाउंट हो रही है 1,25,000. तो पहले बोनस टू जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, फिर कॉल की एंट्री शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड देन बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल. समझ में आ गया? यहाँ पर आप सिर्फ कौन से रिजर्व यूज कर सकते हो? फ्री रिजर्व एंड अमाउंट इज 1,25,000. सो फर्स्ट का नरेशन फॉर मेकिंग प्रोविजन ऑफ बोनस इशू, सेकेंड का फॉर फाइनल कॉल ऑफ रुपीज 2.5 पर शेयर ऑन 50,000 इक्विटी शेयर ड्यू एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन, एंड ये फॉर बोनस मनी अप्लाइड फॉर कॉल. Second, a limited company having fully paid up capital of rupees 50 lakh consisting of equity shares of rupees 10 each had general reserve of rupees 9 lakh. It was resolved to capitalize rupees 5 lakh out of general reserve by issuing 50,000 fully paid bonus shares of rupees 10 each. Each shareholder to get one such share for every 10 shares held by him in the company. So 10 shares के लिए एक बोनस इशू मिलने वाला, एक बोनस शेयर मिलने वाला है ना, तो इनके पास रुपीज 50 लाख 10 रुपीज पर शेयर, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स हुए 5 लाख. 5 लाख शेयर्स के लिए 50,000 होगा ना बोनस. तो एंट्री क्या हुई? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, देन बोनस टू शेयर होल्डर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल. अमाउंट इज 5 लाख. 50,000 इंटू 10. इसमें क्या नहीं समझा? एंड जनरल रिजर्व में बहुत सारा बैलेंस है, ये भी दिया है ना उन्होंने. 9 लाख का बैलेंस है जनरल रिजर्व में, हमें 5 लाख ही लगने वाला है बोनस इशू के लिए अमाउंट. ओके, नंबर ऑफ शेयर्स में बताओ. ओरिजिनल होल्डिंग 5 लाख है नंबर ऑफ शेयर्स, तो बोनस कितना मिलेगा? 50,000. ये नंबर ऑफ शेयर्स में हुआ. एंड अमाउंट में ओरिजिनल होल्डिंग 50 लाख का है अमाउंट में, तो बोनस का कितना हुआ? 5 लाख. नंबर ऑफ बोनस शेयर 50,000 बट अमाउंट 5 लाख. नंबर ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग 5 लाख बट अमाउंट 50 लाख. तो हमें 5 लाख लगने वाले थे ना बोनस इशू के लिए, एंड उतना जनरल रिजर्व में बैलेंस है. यात काय नाही कळलं? नहीं, वो तो बोनस इशू है ना. इट वॉज रिजॉल्व टू कैपिटलाइज अमाउंट 5 लाख आउट ऑफ जनरल रिजर्व बाय इशूइंग 50,000 फुल्ली पेड बोनस शेयर्स. 50,000 बोनस शेयर्स है एंड ओरिजिनल होल्डिंग 5 लाख है. थर्ड एंट्री कुठली करायची आता? या दोन तर एंट्रीज असतात ना. थर्ड एंट्री कौन सी है मानसी? बोनस इशू में 2 ही एंट्रीज है ना. ये क्या? बोनस इशू के लिए 2 ही एंट्रीज है. पहले जनरल रिजर्व टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, सेकेंड इज बोनस टू शेयर होल्डर्स टू शेयर कैपिटल. जब पार्टली पेड को फुल्ली पेड अप करना है बोनस देके, तब 3 एंट्रीज है. कळलं तिला? ओके म्हणाली ती. सो ये दोनों सॉल्व करोगे फॉर होमवर्क.
थर्ड एंड फोर्थ देखो आप, अगर हो गया तो डन, नहीं हुआ तो कल करेंगे क्लास में। एंड कल राइट इशू करना है ना, फिर स्टार्ट। बोनस इशू तो हो गया। राइट इशू का एक ही इलस्ट्रेशन है 5 नंबर का, आपको बोनस ही आएगा शायद। ये भी कर सकते हो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 सेम है। 1 2 1 2 3 4 is related to right issue, 5th भी राइट इशू का है, 6 भी राइट इशू का है। 4 5 6 मत करो, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में से 1 2 3 करो, ठीक है। एंड इलस्ट्रेशन 1 2 3 4। सो कल राइट इशू हो जाएगा। कल क्या डेट है? 30। फर्स्ट में को हाँ सर, हाँ तो फर्स्ट में को रिडम्पशन